हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। एंड दिस इज द 57th लेक्चर ऑन इकोनॉमिक सब्जेक्ट। एंड इस टाइम हम लोग पढ़ रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स। तो चलिए एक बार देख लेते हैं कि ये जो हमारा मेन टॉपिक है इसमें हम क्या क्या पढ़ चुके हैं। तो हम पढ़ चुके हैं एग्रीगेट डिमांड क्या होता है, एग्रीगेट डिमांड का शेड्यूल, कर्व, कंपोनेंट, एग्रीगेट सप्लाई के बारे में डिटेल में। तो ये सारे ही टॉपिक हम लेक्चर 55 में पढ़ चुके हैं। और जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने डिटेल में पढ़ा था अबाउट कंजप्शन फंक्शन। कंजप्शन फंक्शन क्या है, उसका ग्राफ कैसे बनता है, स्लोप कैसे बनता है, और एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म दैट इज एमपीसी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एपीसी यानी एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ये सारे ही टर्म हमने डिटेल में लास्ट के लेक्चर में पढ़े थे। ठीक है। एंड दिस इज द थर्ड लेक्चर ऑन द टॉपिक एडी एंड एएस। ये जो एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई का हमारा टॉपिक चल रहा है, इस पे आज मेरा तीसरा लेक्चर है। तो चलिए एक बार देख लेते हैं कि आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे। तो आज मैं आपको बताऊंगी अबाउट सेविंग फंक्शन। लास्ट लेक्चर में हमने कंजप्शन फंक्शन पढ़ा था, आज हम पढ़ेंगे सेविंग फंक्शन। तो सेविंग फंक्शन क्या है, इसका ग्राफ कैसे बनता है, स्लोप हम कैसे निकालते हैं एस लाइन का, एंड एमपीएस यानी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, एपीएस यानी एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, ये दोनों टर्म क्या होते हैं। ठीक है। लास्ट लेक्चर में हमने एपीसी पढ़ा था और एमपीसी पढ़ा था। ये वैसे चारों ही टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एग्जाम में एमसीक्यूज में भी बहुत पूछे जाते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे एमपीएस और एपीएस पढ़ेंगे। फिर ये जो वैल्यू होती है एमपीएस का, इसका क्या इंटरप्रिटेशन है, हम ये भी समझेंगे। और उसके बाद मैं आपको बताऊंगी रिलेशनशिप बिटवीन एमपीसी एंड एमपीएस और एपीसी एंड एपीएस, इनके बीच में क्या रिलेशनशिप है। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे ही टॉपिक हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे, राइट। और इस लेक्चर के एंड में एक रिक्वेस्ट है आपसे कि इस लेक्चर के एंड में अगर आपको लगे कि आज का लेक्चर यूजफुल था, आपने कुछ नया सीखा है, आज कुछ नॉलेज गेन की है, ठीक है, कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है, तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है। और अगर वीडियो लेक्चर समझ में आए, पसंद आए, तो प्लीज इसको लाइक करना मत भूलिएगा। लाइक करने में कोई कंजूसी मत करिएगा। आप लोगों का जो एक एक लाइक होता है, एक एक कमेंट होता है ना, वो हमारे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है। लगता है कि नहीं, अभी हमें रुकना नहीं है, आप लोगों को लेक्चर्स की जरूरत है, तो मुझे फिर अगला वीडियो लेक्चर डालना है। बट ये तभी पॉसिबल है जब आप हमें फीडबैक देते रहेंगे, आप हमें मोटिवेट करते रहेंगे, आप हमें रिस्पॉन्स देते रहेंगे। ठीक है। तो बस कीप कमेंटिंग, कीप मोटिवेटिंग एंड कीप शेयरिंग आवर वीडियोस, राइट। और ये जो स्क्रीन पे आपको दिख रहे हैं लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट, ये वो लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट है जो मैं आज की तारीख यानी जनवरी 2022 तक अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। ये सारे सब्जेक्ट अपलोड कर चुकी हूँ। ठीक है, इन सबकी सेपरेट प्लेलिस्ट मेरे चैनल पे बनी हुई है। मोर देन 300 वीडियो लेक्चर्स मैं आज की तारीख यानी जनवरी 2022 तक अपलोड कर चुकी हूँ। तो जरूर इन वीडियो लेक्चर्स का फायदा उठाइए, मेरे चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट चेक करिए। ठीक है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इनमें से जो भी टॉपिक आप सर्च कर रहे होंगे वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, उनके सारे जो सब टॉपिक हैं वो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो इन वीडियो लेक्चर्स का फायदा उठाइए, खुद भी पढ़िए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, राइट। तो चलिए फिर अब बिना टाइम वेस्ट किए हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सेविंग फंक्शन। तो हम जानते हैं इनकम जो होती है उसको क्या किया जाता है, इनकम या तो कंज्यूम होगी या फिर सेव होगी। ठीक है, तो दीज आर द टू कंपोनेंट्स ऑफ इनकम। यही तो दो कंपोनेंट है इनकम के। इनकम को हम क्या करेंगे, इनकम को या तो सेव किया जाएगा या कंज्यूम किया जाएगा। तो हम कह सकते हैं y इक्वल्स टू सी प्लस एस। वाई क्या है, y है इनकम। लास्ट लेक्चर में बताया था कि हम इनकम को y से यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो y क्या है, y इज इनकम एंड c इज कंजप्शन, s इज सेविंग। तो इनकम को या तो कंज्यूम किया जाएगा या सेव किया जाएगा। तो हम लिख सकते हैं कि y इक्वल्स टू सी प्लस एस। ठीक। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको कंजप्शन फंक्शन पढ़ाया था, याद है ना। कंजप्शन फंक्शन क्या होता है, चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो कंजप्शन फंक्शन गिव्स द रिलेशनशिप बिटवीन c एंड y। जो कंजप्शन फंक्शन है वो देता है फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन c एंड y। c यानी कंजप्शन, y मतलब इनकम। यानी जैसे जैसे इनकम वेरी करेगी, कंजप्शन कैसे वेरी करेगा, ये रिलेशनशिप हमें कहां से पता चलता है, कंजप्शन फंक्शन से। ठीक है, इसकी टेबल, ग्राफ वगैरह सब हमने बनाया था। आज हम पढ़ेंगे सेविंग फंक्शन। तो सेविंग फंक्शन क्या होता है, इट गिव्स द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन s एंड y।
ठीक, समझ में आया? सेविंग फंक्शन क्या है? सेविंग फंक्शन गिव द रिलेशनशिप बिटवीन एस एंड वाई। एस मतलब सेविंग, वाई मतलब इनकम। तो सेविंग फंक्शन से हमें फंक्शनल रिलेशनशिप पता चलता है एस और वाई के बीच में। यानी जैसे जैसे इनकम वेरी करेगी, चेंज होगी, वैसे वैसे सेविंग चेंज होगी। तो किस तरीके से चेंज होगी, कैसे उसका बिहेवियर चेंज होगा, इसकी स्टडी की जाती है। ये हमें पता चलता है सेविंग फंक्शन से, राइट? कंजप्शन फंक्शन सी और वाई के बीच में रिलेशनशिप, सेविंग फंक्शन एस और वाई के बीच में रिलेशनशिप। ठीक, यहां तक तो क्लियर हो गया? तो देखिए, हमने सी फंक्शन तो निकाल लिया था, स्पेसिफाई कर लिया था लास्ट लेक्चर में। सी फंक्शन यानी कंजप्शन फंक्शन तो लास्ट लेक्चर में हमने समझ लिया था। हमने ये टेबल लास्ट लेक्चर में बनाई थी ना, वाई एंड सी की। ठीक है, वाई और सी की ये जो टेबल है, ये हमने लास्ट लेक्चर में देखी थी। तो हम जानते हैं इनकम के दो कंपोनेंट होते हैं, ये तो हमने समझ लिया। इनकम के दो कंपोनेंट है, सी एंड एस। तो अगर वाई और सी के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको हम स्पेसिफाई कर चुके हैं, तो यानी वाई और एस के बीच में जो रिलेशनशिप है वो तो बहुत आसानी से डिराइव किया जा सकता है। ये बात समझ में आई? देखिए, y और c के बीच में जो रिलेशनशिप है वो हम स्टडी कर चुके हैं लास्ट लेक्चर में। अगर y c के बीच में रिलेशनशिप समझ में आ गया, तो y और s के बीच में तो हम डिराइव कर सकते हैं ना रिलेशनशिप। क्यों? क्योंकि y इक्वल्स टू क्या होता है? y इक्वल्स टू c प्लस एस है। यही c प्लस एस दो कंपोनेंट है y के। ठीक है, तो हम रिलेशनशिप डिराइव कर सकते हैं। कैसे डिराइव करेंगे वो मैं बताती हूँ आपको। ये देखिए, y ये है, c ये है, ये लास्ट लेक्चर में बताया था। इनकम 0 तो कंजप्शन 20, इनकम 50 तो कंजप्शन 60, इनकम 100 तो कंजप्शन 100। ठीक है, इनकम 150 तो कंजप्शन 140। ये y और c है। तो हम जानते हैं y इक्वल्स टू c प्लस एस। तो यानी अगर s निकालना है तो s क्या होगा? y माइनस c होगा ना। s इज y माइनस c। ठीक है, तो जरा y माइनस सी करते हैं। 0 माइनस 20 माइनस 20, 50 माइनस 60 माइनस 10, 100 माइनस 100 0, 150 माइनस 140 10। तो ये आ गया s। तो हमें पता चल गया y ये है, s ये है। तो दिस इज अ टेबल विच गिव्स द रिलेशनशिप बिटवीन y एंड s। ये वो टेबल है जो देती है रिलेशनशिप बिटवीन किसके बीच में? y एंड s के बीच में। ये दोनों क्या है? रिलेशनशिप बिटवीन y एंड c। एंड ये और ये क्या है? रिलेशनशिप बिटवीन y एंड s। राइट? तो हमने डिराइव कर लिया रिलेशनशिप बिटवीन y एंड s। ठीक, अब इस टेबल को देख के हमें तीन बातें समझ में आती है। इस टेबल को देख के तीन बातें समझ में आती है। सबसे पहली बात क्या है? देखिए, यहाँ पे इनकम 0 है। ठीक है, सबसे पहले लेवल की अगर हम बात करें, यहाँ पे देखिए इनकम 0 है और सेविंग क्या है? -2। इनकम 0 है, सेविंग क्या है? -2। इसका ये क्यों हो रही है? इनकम 0 है और सेविंग क्या है? निगेटिव है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कुछ कंजप्शन है। ये लास्ट लेक्चर में ही डिस्कस हुआ था। भले ही इनकम 0 हो, फिर भी क्या है? बेसिक नीड या कह लीजिए सर्वाइवर के लिए कुछ तो कंजप्शन करना पड़ेगा, गुड्स कुछ बाय करने पड़ेंगे। ठीक है, और गुड्स बाय करने के लिए कहाँ से पैसा आएगा, कहाँ से इनकम आएगी? तो उसके लिए जो पुरानी सेविंग है, ठीक है, जो ओल्ड सेविंग्स है वो यूज की जाएगी या बोरो किया जाएगा। इसीलिए यहाँ पे निगेटिव है सेविंग। ठीक है, तो सबसे पहला जो इंटरप्रिटेशन इस टेबल को देख के समझ में आता है कि इनकम 0 होती है तो क्या होता है? सेविंग निगेटिव होती है। ठीक है, क्योंकि कंजप्शन इज पॉजिटिव, कुछ ना कुछ कंजप्शन तो होगा ही। और कंजप्शन के लिए क्या चाहिए? इनकम चाहिए, पर इनकम है नहीं तो क्या होगा? ओल्ड सेविंग यूज की जाएगी तो सेविंग नेगेटिव होगी। ये पहला इंटरप्रिटेशन है। दूसरा इंटरप्रिटेशन इस टेबल को देख के ये समझ में आता है कि जैसे जैसे y इंक्रीज होगा, जैसे जैसे इनकम इंक्रीज होगी, सेविंग क्या होती है? बढ़ती जाती है। सेविंग भी इंक्रीज हो रही है, तो सेविंग इज पॉजिटिवली रिलेटेड टू इनकम। सेविंग जो है पॉजिटिवली रिलेटेड होता है इनकम से। ये दूसरा इंटरप्रिटेशन है। तीसरा इंटरप्रिटेशन इसको देख के क्या समझ में आता है कि सेविंग रिमेन लोअर देन वाई। यानी जो सेविंग होती है हमेशा इनकम से कम होती है। जो सेविंग होती है वो हमेशा इनकम से कम होती है। ऑब्वियसली जो सेविंग है इट कैन नेवर बी ग्रेटर देन इनकम। सेविंग कभी भी इनकम से ज्यादा तो होगी भी नहीं ना। क्यों? क्योंकि सेविंग इज जस्ट अ पार्ट ऑफ इनकम। देखिए फॉर्मूला क्या है, ये बहुत जगह मैंने गोच पोच दिया है। ये फॉर्मूला है y इक्वल्स टू सी प्लस एस। सेविंग क्यों है? सेविंग इज जस्ट अ पार्ट ऑफ इनकम। ये केवल एक पार्ट है, इसमें कंजप्शन भी तो है। तो सेविंग इसका पार्ट है, इसलिए क्या है? सेविंग कभी भी इनकम से ज्यादा नहीं होगी। सेविंग इज ऑलवेज लोअर देन इनकम। ठीक, तो इस टेबल को देख के ये तीन इंटरप्रिटेशन हमें समझ में आते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको इसका ग्राफ बताती हूँ। ये जो सेविंग फंक्शन है इसका ग्राफ कैसे बनेगा। तो ये वो टेबल है जो अभी पिछली स्लाइड में मैंने आपको शो की थी।
ठीक है, ये y का कॉलम है, ये s का कॉलम है। तो ग्राफ बनाना तो हमें बहुत अच्छे से आता है। ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। x एक्सिस पे हमने इनकम को प्लॉट किया, y एक्सिस पे सेविंग को प्लॉट किया। ठीक है, इनकम क्या क्या है, 0 है, 50 है, 100 है, 150 है। और सेविंग क्या है, -20 है और -10 है और 100 पे 100 है, नहीं 100 पे 0 है, यानी इनकम 100 तो सेविंग 0। और क्या है, इनकम है, इनकम 150, ये क्या है, इनकम 150 तो सेविंग 10, इनकम 150 तो सेविंग 10। ठीक है, तो ये मिल गए 4 पॉइंट। ठीक है, पहला क्या है, पहला है इनकम 0 तो सेविंग 20, अगला क्या है इनकम 50 तो सेविंग -10, अगला क्या है इनकम 100 तो सेविंग 0, अगला क्या है इनकम 150 तो सेविंग 10। ठीक, मिल गए 4 पॉइंट। अब जरा इनको हम ज्वाइन कर देते हैं, ये आ गई हमारी एस लाइन, ये आ गया हमारा सेविंग फंक्शन या जिसको एस लाइन कहते हैं। कंजप्शन फंक्शन में उसको सी लाइन कहते थे, यहाँ पे इसको एस लाइन कहते हैं। ठीक है, कंजप्शन फंक्शन में हमने कंजप्शन लाइन निकाली थी। ठीक है, याद है ना आपको, कुछ ऐसे करके जाती थी। तो यहाँ पर ये क्या है, सेविंग लाइन। सेविंग लाइन निगेटिव से स्टार्ट होती है, क्यों, क्योंकि इनकम 0 होती है तो उस समय कंजप्शन होता है, इसलिए सेविंग क्या होती है, निगेटिव होती है। तो सेविंग लाइन कुछ यहाँ निगेटिव से स्टार्ट होती है। ठीक है, तो दिस इज द ग्राफ ऑफ एस लाइन, ये एस लाइन का ग्राफ है। ठीक है, अब इस ग्राफ को देख के अगेन हमें 3 बातें समझ में आती है, वही 3 बातें जो लास्ट स्लाइड में आपको बताई थी। सबसे पहली बात क्या है बताइए, सबसे पहली बात ये है, इसको देख के ये समझ में आता है कि जब इनकम 0 है तो उस समय सेविंग क्या होती है, नेगेटिव होती है। जब इनकम 0 है सेविंग नेगेटिव है, क्यों नेगेटिव है, क्योंकि उस समय कुछ कंजप्शन है। ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट इंटरप्रिटेशन। सेकेंड इंटरप्रिटेशन, इसको देख के क्या समझ में आता है कि सेविंग इज पॉजिटिवली रिलेटेड टू वाई, यानी जैसे जैसे वाई बढ़ता जा रहा है, एक्स एक्सिस पे हमने वाई प्लॉट किया है ना, जैसे जैसे वाई बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे सेविंग क्या है, बढ़ती जा रही है। ठीक है, दिस इज द सेकेंड इंटरप्रिटेशन। ठीक, तीसरा इंटरप्रिटेशन, इसको देख के क्या समझ में आ रहा है, तीसरा इंटरप्रिटेशन ये है कि एस इज ऑलवेज लोअर देन, ये जो s है दिस इज ऑलवेज लोअर देन y, ये जो s होता है हमेशा लोअर होता है y से। दिस इज द सेकेंड इंटरप्रिटेशन। ठीक है, थर्ड इंटरप्रिटेशन, सॉरी थर्ड इंटरप्रिटेशन। और एक बात और है, यहाँ पे क्या है, ब्रेक इवन पॉइंट बताइए कहाँ पर है, ब्रेक इवन पॉइंट ये है। ठीक है, ब्रेक इवन पॉइंट की अगर मैं बात करूं, ब्रेक इवन पॉइंट क्या है, अगर ये पॉइंट P है तो दिस इज द ब्रेक इवन पॉइंट। क्यों है ये ब्रेक इवन पॉइंट, क्योंकि इस पॉइंट पे क्या है, y एंड c इज इक्वल। इस पॉइंट पे क्या है, y और c क्या है, इक्वल है। क्यों इक्वल है, क्योंकि इस पॉइंट पे s इक्वल्स टू 0 है। ये जो पॉइंट P है, इस पॉइंट पे क्या है, s इज 0, सेविंग 0 है ना, ये देखिए y एक्सिस पे आपने सेविंग को प्लॉट किया है, सेविंग क्या है, P पॉइंट पे 0 है, और सेविंग 0 है तो हम फॉर्मूला जानते हैं y इक्वल्स टू c प्लस s, और अगर इसमें सेविंग इक्वल्स टू 0 है तो यानी y इक्वल्स टू c, यानी ये जो पॉइंट P है इस पे y और c बराबर है, एंड दिस इज द पॉइंट ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट, ये ब्रेक इवन पॉइंट है। ठीक है, ये ब्रेक कर रहा है 100 से कम पे, ये जो 100 इनकम है, 100 इनकम से कम है तो सेविंग क्या है, नेगेटिव, 100 से ज्यादा इनकम है तो सेविंग क्या है, पॉजिटिव। तो दिस इज अ ब्रेक इवन पॉइंट, ये ब्रेक इवन पॉइंट है। ठीक है, एस नेगेटिव है जब वाई इज लेस देन 100, ये देखिए यहाँ लिखा है, y जब लेस देन 100 है तो s नेगेटिव है, y ग्रेटर देन 100 है तो s क्या है, पॉजिटिव है। तो पॉइंट P क्या है, दिस इज ब्रेक इवन पॉइंट, जिस पॉइंट पे y एंड c इज इक्वल। ठीक है, अच्छा इसका इंटरप्रिटेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी बात को अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो कुछ भी पूछ सकते हैं। एट ब्रेक इवन पॉइंट y इक्वल्स टू c होता है, या s इक्वल्स टू 0 होता है, या y इज ग्रेटर देन c है, या y इज लेस देन c है, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो एट ब्रेक इवन पॉइंट y इज इक्वल्स टू c, ब्रेक इवन पॉइंट पे y c के बराबर होता है। y मतलब इनकम, c मतलब कंजप्शन, और जो सेविंग है वो 0 होती है। ठीक है, और मैंने आपको लास्ट टाइम पे इनकम का ग्राफ भी बताया था। इनकम का ग्राफ कैसा होता है, ऐसा होता है इनकम का ग्राफ, यहाँ से 45 डिग्री बनाता है। तो ये जो इनकम होती है दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन सेविंग, बताया था ना। तीसरा इंटरप्रिटेशन क्या था, कि इनकम हमेशा सेविंग से ज्यादा होती है। ठीक है, तो दिस इज द ग्राफ ऑफ एस लाइन, ये एस लाइन का ग्राफ है, राइट। चलिए अब आगे पढ़ते हैं हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म, दैट इज एमपीएस, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। एक्चुअली इसी से पहले मैंने कंज्यूम एमपीसी का वीडियो रिकॉर्ड किया है, तो इस समय वही ध्यान आ रहा है। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं एमपीएस, यानी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव,
तो देखिए ये प्रोपेंसिटी मतलब क्या होता है, प्रोपेंसिटी देखिए मार्जिनल मतलब एडिशनल, ठीक है, प्रोपेंसिटी मतलब होता है इंक्लिनेशन, ट्रेंड या झुकाव कह लीजिए। तो यानी इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाती है, ठीक है, जैसे जैसे वाई बढ़ता जाएगा तो वाई का कितना प्रपोर्शन सेविंग सेव होगा, ठीक है, इसका क्या मतलब ट्रेंड है, क्या इंक्लिनेशन है, ये हमें एमपीएस से पता चलता है कि जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाती है उसका कितना प्रपोर्शन सेव होने की टेंडेंसी है। दिस इज एमपीएस, ठीक है। एमपीएस बेसिकली होता क्या है, इससे पहले हमने एस लाइन का ग्राफ देखा था ना, ये है एस लाइन, ठीक है, एस लाइन का ग्राफ देखा था। तो एस लाइन के ग्राफ का जो स्लोप होता है ना वही होता है एमपीएस। स्लोप ऑफ एस लाइन, जो एस लाइन यानी सेविंग फंक्शन का जो स्लोप होता है ना दैट इज एमपीएस, वही होता है एमपीएस, ठीक है। और इसका स्लोप जरा निकालें, यही वो ग्राफ है जो लास्ट स्लाइड में हमने देखा था, ये वो ग्राफ है। स्लोप निकालें हम, स्लोप हम जानते हैं स्लोप होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। किसी भी स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये आपने क्लास 9th या 10th में पढ़ा होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अगर हम इस पॉइंट पे, हर पॉइंट पे वैसे स्लोप बराबर होता है, जो स्ट्रेट लाइन होती है उसके हर पॉइंट पे स्लोप बराबर होता है। ये सपोज करिए ये है पॉइंट क्यू, ठीक है। अब पॉइंट क्यू पे हम स्लोप निकालते हैं, ये है पॉइंट क्यू, ठीक है, ये लिया पॉइंट क्यू, इस पॉइंट पे स्लोप निकालते हैं। तो वो क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर ये डिस्टेंस क्या है बताइए, ये डिस्टेंस है 10। यहाँ पर 10 पॉइंट था ना, 10 पॉइंट पे 150 पे 10 आ रहा था, टेबल याद है ना पिछला, 150 पे 10, इनकम अगर 150 है तो सेविंग क्या थी 10। तो ये इस पॉइंट पे सेविंग क्या है 10। तो अगर मैं डेल्टा एस की बात करूं तो डेल्टा एस क्या है 10। और अगर बेस की बात करें तो बेस यहां से यहां तक हमने लिया, बेस क्या हुआ 100 और इधर क्या है 150, यानी 150 माइनस 100 तो डेल्टा वाई क्या आ गया 50। तो डेल्टा एस क्या है 10 और डेल्टा वाई क्या है इन दोनों का डिफरेंस क्या हुआ 50, 150 और 100 का डिफरेंस हुआ 50, दोनों को डिवाइड करेंगे यू गेट 0.2। यानी स्लोप ऑफ एस लाइन क्या आ गया, स्लोप ऑफ एस लाइन है डेल्टा एस बाई डेल्टा वाई, दिस इज द स्लोप ऑफ एस लाइन। और हमने जब कैलकुलेट किया क्यू पॉइंट पे तो हमने पाया इट इज 0.2। आप वैसे किसी भी पॉइंट पे कैलकुलेट कर सकते हैं, मैंने इस क्यू पॉइंट पे कैलकुलेट किया तो वो आ गया 0.2। और यही जो स्लोप है यही क्या है एमपीएस। तो एमपीएस का फॉर्मूला क्या है, एमपीएस स्लोप है तो स्लोप का फॉर्मूला क्या है डेल्टा एस बाई डेल्टा वाई, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है डेल्टा एस और बेस क्या है डेल्टा वाई इस पॉइंट के लिए, ठीक है। तो एमपीएस क्या है, ये है रेट ऑफ चेंज, दिस इज द रेट एट विच एस इंक्रीजेस। एमपीएस क्या है, एमपीएस है रेट जिससे एस चेंज होता है, सेविंग इंक्रीज होती है इन रिस्पॉन्स टू द इंक्रीज इन इनकम। यानी जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे सेविंग किस तरीके से बढ़ती है, उसका रेट क्या होता है, ये हमें एमपीएस से पता चलता है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, ठीक। दिस इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ एमपीएस। तो एमपीएस क्या है, दिस इज द रेशियो ऑफ डेल्टा एस एंड डेल्टा वाई। डेल्टा एस और डेल्टा वाई का जो रेशियो होता है दिस इज एमपीएस, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, ठीक है। डेल्टा एस क्या है, एडिशनल सेविंग, डेल्टा वाई क्या है, एडिशनल इनकम, ठीक है। तो डेल्टा एस बाई डेल्टा वाई का जो रेशियो होता है यही होता है एमपीएस, ठीक। अच्छा एमपीसी याद है आपको, एमपीसी क्या था, एमपीसी था डेल्टा सी बाई डेल्टा वाई, एमपीसी था डेल्टा सी बाई डेल्टा वाई और एमपीएस क्या है डेल्टा एस बाई डेल्टा वाई, ठीक। चलिए अब हमने मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव पढ़ लिया, अब पढ़ते हैं एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। तो एकदम वैसा ही है, एपीसी जैसा ही है। तो एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव क्या है, ये है रेशियो बिटवीन टोटल सेविंग बाय टोटल इनकम। टोटल सेविंग बाय टोटल इनकम का रेशियो है एपीएस, ठीक है। और एमपीएस क्या है, एमपीएस इज द रेशियो बिटवीन एडिशनल सेविंग टू एडिशनल इनकम, ठीक है, एडिशनल सेविंग टू एडिशनल इनकम का रेशियो होता है। तो एपीएस का फॉर्मूला बोले तो एपीएस का फॉर्मूला है एस बाई वाई और एमपीएस का फॉर्मूला है डेल्टा एस बाई डेल्टा वाई, ठीक। एपीएस क्या बताता है, ये बताता है सेविंग पर यूनिट ऑफ टोटल इनकम, ठीक है, टोटल इनकम के पर यूनिट पे कितनी सेविंग हो रही है ये बताता है एपीएस। जबकि एमपीएस क्या है, ये बताता है सेविंग पर यूनिट ऑफ एडिशनल इनकम, यानी जो एडिशनल इनकम है उसके पर यूनिट पे कितना सेव हो रहा है ये बताता है एमपीएस, ठीक है। एम मतलब होता है मार्जिनल, मार्जिनल मतलब होता है एडिशनल, तो एडिशनल इनकम के पर यूनिट पे कितना सेव हो रहा है ये बताता है एमपीएस, ठीक।
अब ये एमपीएस तो अभी लास्ट स्लाइड में कैलकुलेट करके बताया था, एमपीएस 0.2 आ रहा है, ठीक है। एपीएस कैलकुलेट करें, किसी भी पॉइंट पे हम एपीएस भी कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए यही क्यू पॉइंट पे हम एपीएस कैलकुलेट करते हैं। तो एपीएस क्या है, टोटल, एपीएस का फॉर्मूला क्या है, एपीएस का फॉर्मूला है टोटल सेविंग डिवाइडेड बाय टोटल इनकम, ठीक है। तो लास्ट स्लाइड में देखिए क्यू पॉइंट पे टोटल सेविंग क्या है, टोटल सेविंग है 10, टोटल इनकम क्या है 150, तो 10 डिवाइडेड बाय 150 कितना आ गया 0.067। तो हमने निकाल लिया एपीएस, और एमपीएस अभी पिछले स्लाइड में निकाला था। तो यू कैन वेरी इजीली कैलकुलेट, ये जो एमपीएस है एपीएस है, आप कैलकुलेट बहुत आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। अब जरा देखते हैं ये जो एमपीएस है इसकी वैल्यू का इंटरप्रिटेशन, एमपीएस अगर एमपीएस की जो भी वैल्यू आती है इसका मतलब क्या होता है। तो हम जानते हैं जो स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन होती है दैट इज कांस्टेंट, ये तो हम क्लास 9-10 में पढ़ चुके हैं कि स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप होता है वो कांस्टेंट होता है, यानी एमपीएस ही तो स्लोप है। ये तो हमने पिछली स्लाइड में देखा कि एमपीएस स्लोप होता है एस लाइन का, यानी ये कांस्टेंट होता है एट द डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम, ठीक है। ये जो ग्राफ था इसका जो स्लोप है एस लाइन का ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट होता है डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम, यानी इनकम बढ़ती जाए बट इस लाइन का जो स्लोप होता है दैट इज कांस्टेंट। तो इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब ये है कि एवरी टाइम व्हेन देयर इज एन इंक्रीज इन वाई, यानी हर बार जब वाई इंक्रीज होता है इनकम बढ़ती है, तो इसका एक कांस्टेंट प्रोपोर्शन कन्वर्ट होता है किसमें, सेविंग में, ठीक है। दिस इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ एमपीएस, ये इंटरप्रिटेशन है एमपीएस का। क्या, फिर से बता रही हूँ कि जैसे जैसे इनकम बढ़ती है, फॉर एवरी टाइम देयर इज अ राइज इन इनकम, यानी जब भी इनकम बढ़ती है उसका एक कांस्टेंट प्रपोर्शन, कांस्टेंट प्रपोर्शन क्यों, क्योंकि स्लोप है, ये एमपीएस क्या है, स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन जो कि कांस्टेंट है, तो इसका एक कांस्टेंट प्रपोर्शन जो है कन्वर्ट होता है किसमें, सेविंग में, ठीक है। इनकम का एक कांस्टेंट प्रपोर्शन सेविंग में कन्वर्ट होता है, ये हमें इसकी वैल्यू से पता चलता है। तो अभी जो पिछले स्लाइड में मैंने कैलकुलेट किया था एमपीएस इक्वल टू 0.2, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि एवरी टाइम देयर इज अ राइज इन इनकम, यानी जब भी देयर इज अ राइज इन इनकम 20% इज कन्वर्टेड इनटू 20% इज कन्वर्टेड इनटू सेविंग। एमपीएस की 0.2 वैल्यू है, इसका मतलब क्या है, जब भी इनकम राइज करती है इसका 20% किस में कन्वर्ट होता है, सेविंग में कन्वर्ट होता है, ठीक है। 20% इज सेव्ड। तो दिस इज द इंटरप्रिटेशन। अब एक आखिरी टॉपिक है छोटा सा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ये भी है, रिलेशनशिप बिटवीन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड प्रोपेंसिटी टू सेव, इसके बीच में क्या रिलेशनशिप है, ठीक है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ऑब्जेक्टिव में भी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी बहुत पूछा जाता है, प्लस आपके सब्जेक्टिव एग्जाम में भी आता है, कहता है रिलेशनशिप डिराइव करके बताइए। तो दिस इज द रिलेशनशिप, ये है वो रिलेशनशिप बिटवीन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड प्रोपेंसिटी टू सेव के बीच में ये रिलेशनशिप है। अब ये आया कहां से मैं बताती हूँ, देखिए एपीसी का फॉर्मूला हम जानते हैं, एपीसी क्या है, सी बाई एस, एमपीसी क्या है, डेल्टा सी बाई डेल्टा, सॉरी सी बाई एस नहीं, सी बाई वाई, एपीसी क्या है, सी बाई वाई, एमपीसी क्या है, डेल्टा सी बाई डेल्टा वाई, एपीएस क्या है, एस बाई वाई, एमपीएस क्या है, डेल्टा एस बाई डेल्टा वाई। ये तो हमने अभी पढ़ लिया, ये दोनों हमने लास्ट लेक्चर में पढ़े थे, ये हमने आज लेक्चर में पढ़ा है सेविंग फंक्शन का। तो हम जानते हैं, चलिए पहला रिलेशनशिप डिराइव करते हैं। हम जानते हैं y इक्वल्स टू सी प्लस एस होता है, जो इनकम होती है वो या तो कंज्यूम होगी या सेव होगी, ठीक है। अब जरा दोनों साइड हम y से डिवाइड करते हैं, अगर हम y से डिवाइड करेंगे तो y बाई वाई, c बाई वाई, s बाई वाई, तो y बाई वाई तो कट के क्या आ जाएगा 1, तो दिस इज 1, c बाई वाई और s बाई वाई, c बाई वाई क्या है, apc, s बाई वाई क्या है, aps, ठीक है। तो यानी एपीएस प्लस एपीसी इक्वल्स टू क्या होता है 1। तो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन एपीएस एंड एपीसी के बीच में ये रिलेशनशिप है, ठीक। अगला क्या है, हम जानते हैं डेल्टा वाई इक्वल्स टू डेल्टा एस प्लस डेल्टा सी, यानी एडिशनल इनकम जो होती है वो या तो एडिशनली मतलब एडिशनल कंजप्शन में या एडिशनल सेविंग में कन्वर्ट होती है। तो डेल्टा वाई इक्वल्स टू डेल्टा एस प्लस डेल्टा सी होता है, दोनों तरफ जरा डेल्टा वाई से डिवाइड कर दीजिए, तो डेल्टा वाई बाई डेल्टा वाई, डेल्टा सी बाई डेल्टा वाई, डेल्टा एस बाई डेल्टा वाई, हमने डिवाइड किया तो ये दोनों को डिवाइड किया आ गया 1, ठीक है। और डेल्टा सी बाई डेल्टा वाई क्या होता है, एमपीसी, डेल्टा एस बाई डेल्टा वाई क्या होता है, एमपीएस, ठीक है। तो यानी दिस इज द सेकंड रिलेशनशिप, ये दूसरा रिलेशनशिप निकल के आ गया है कि एमपीएस प्लस एमपीसी इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो दीज आर द टू रिलेशनशिप, ये दो रिलेशनशिप हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, किसके बीच में है, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड प्रोपेंसिटी टू सेव, राइट।
तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। ये था पूरा आज के लेक्चर का कंटेंट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और इसी के साथ हमारा जो एडीएन एएस का पूरा टॉपिक था ये भी फिनिश होता है, राइट। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगले लेक्चर में हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, राइट। और अगर ये लेक्चर यूजफुल लगा हो तो प्लीज लाइक करना मत भूलिएगा, ठीक है। आप लोग का एक एक लाइक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें घंटों लगते हैं एक एक वीडियो का कंटेंट प्रिपेयर करने में, रिकॉर्ड करना, अपलोड करना, ये पीपीटी बनाना, ठीक है। तो प्लीज हमारे एफर्ट को मतलब व्यर्थ मत जाने दीजिए, ठीक है। प्लीज हमारे लेक्चर को जरूर लाइक किया करिए, ठीक है। लाइक का बटन दबाने में कुछ सेकंड्स ही लगते हैं, 1 सेकंड का काम है, माइक्रो सेकंड्स का काम है एक लाइक का बटन दबाना है, ठीक है। लेकिन हम आपके लिए घंटों निकालते हैं, तो प्लीज हमारे एफर्ट को रिकॉग्नाइज करिए, ठीक है। और वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करिए। ओके, थैंक यू सो मच। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।